हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के एक और नए लेक्चर में, जहां जो लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट को। अब ये मान के चलिएगा, ये बजट अपने आप में पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चाहे पॉलिटी बोले चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, बात यहाँ एक ही है। कोई चीज़ बदलने नहीं वाली, कोई कंटेंट यहाँ बदलने नहीं वाला। सारी चीज़ें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली ही देखेंगे, कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं देखने वाले, कोई नई चीज़ आ जाएगी। सारी कहानी वही रहने वाली। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपने समझ लीजिए पार्लियामेंट का एक आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला हिस्सा एक छोड़ दिया है जानकारी के हिसाब से। दूसरी चीज़, बजट कोई भी देख सकता है, सभी को जानना चाहिए बजट के रिगार्डिंग होती क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहते हैं, कैसे इसको पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, कहाँ पास होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब जो है जानना चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट हो इस रिगार्डिंग या स्टूडेंट ना हो। अब ना हो तो कोई बात ही नहीं, आप सुनिए चाहे ना सुनिए, आपके ऊपर ऑप्शन है, मगर आप सुनते हैं तो आपको कोई बुराई नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बजट सुनना चाहिए सभी को। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसी, जुडिशरी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी या कोई अदर एग्जाम, तो उसमें ये टॉपिक अगर है आपके यहाँ आते ही है, पॉलिटी का ही पोर्शन होता है, तो आपको सभी को ये जानकारी के पर्पज से आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपके फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल सारे पोर्शन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। जैसे ही ये एंड होगा लेक्चर, आपके हर एक क्वेरीज यहाँ पे दूर हो जाएगी बजट के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं, बजट क्या कहना चाह रहा है समझिए। बजट जो वर्ड है, इसके नाम में ही बहुत कुछ रखा है। बजट, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है, बजट शब्द कहाँ है, संविधान में कहाँ लिखा है, तो इसका आंसर है कहीं नहीं लिखा। यहीं से क्वेश्चन चालू हो जाएगा, बजट शब्द संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में, तो कहा गया किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। कह रहा है बजट शब्द ला कहाँ से रहे, कह रहा है फ्रेंच वर्ड था एक बुजेत, उससे ये वर्ड डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब बुजेत का मतलब होता है चमड़े का थैला। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से हमने देखा एक लंबे समय तक हमारे यहाँ चमड़े के थैले को लेके आते थे फाइनेंस मिनिस्टर, और पार्लियामेंट में उतर के हमारा बजट पेश होता था। मगर अब हम लोग जो है पेपरलेस वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, पेपरलेस करना चाह रहे हैं हर चीज़, और ऑनलाइन का ज़माना भी आ गया है। तो भाई इसको पेपर कम यूज़ हो, पेड़ बेहतर बच सके, इसलिए ये एक हमारे कल जी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक मोटो देना था, एक आइडिया देना था। तो इससे क्या होगा, दुनिया को थोड़ा असर पड़ेगा, हमारे जो लोग हैं वो समझेंगे भाई देखो जब हमारी सरकार इस ओर जा रही है तो हमें भी थोड़ा इनसे सीखना चाहिए, हम भी पेपर का कम से कम यूज़ करें, पेपर को कम बर्बाद करें, जिससे हमारे पेड़ जो है थोड़े बचे रहें। तो इस और ये सारी चीज़ें हैं। तो बजट से स्टार्टिंग से आपको चीज़ समझ में आ रही है, बजट संविधान में कहीं नहीं मेंशन है। तो मेंशन क्या है भाई, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कह रहा आर्टिकल 112 जब आप देखेंगे पूरा बजट कॉन्सेप्ट वही है। तो कह रहा है इसको जानते किस नाम से संविधान में, कह रहा है संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, यानी हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहीं से जरा इसको नाम को आप समझिए, इसने क्या बोला, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब वार्षिक होगा, इसका मतलब एक साल के लिए। तो इतनी बात क्लियर आपका, वार्षिक होगा तो इसका मतलब क्या, बजट कितना होगा, एक साल के लिए होता है। वित्तीय यानी फाइनेंशियली जुड़ा हुआ मैटर है ये, और विवरण फाइनेंस का विवरण है, यानी स्टेटमेंट है, ये पूरा विवरण देता है कि ये एक वर्ष का वित्तीय विवरण क्या होने वाला है, कैसे कैसे वित्तीय व्यवस्था चलेगी हमारी, कैसे कैसे फाइनेंस हमारा पूरा रन करेगा हमारी कंट्री में। अब ये फाइनेंस का मतलब क्या है, फाइनेंस का सीधा सा मतलब यहाँ पे है, वित्त का सीधा सा मतलब यहाँ पे वित्त कैसे कमाई जाएगी, जिसको हम लोग कमाने को कहते हैं आय, और कैसे खर्च की जाएगी, मतलब कैसे होगा व्यय यानी एक्सपेंडिचर, कैसे इनकम आएगी, कैसे एक्सपेंडिचर हमारा होगा, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, ये सारा विवरण यहाँ होने वाला है। वार्षिक, एक वर्ष में हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, इसका पूरा विवरण, पूरा स्टेटमेंट, यही बजट कहलाता है। सीधी सी बात ये। तो इसकी जरा मीनिंग समझ लेते हैं। इसकी मीनिंग है कि एस्टिमेटेड इनकम, क्या है एस्टिमेटेड इनकम, यानी अभी ये क्या चीज़ है, हमने एक इनकम रखी कि हम इतना रुपए कमाएंगे, अभी हमको पता नहीं कि हम इतना कमा लेंगे, हमने एक एस्टिमेट तैयार किया है कि हम इतना कमा लेंगे, मतलब एक अनुमान लगाया कि हम इस साल इतने लाख करोड़ का फायदा करना चाहते हैं, या इतने ट्रिलियन का फायदा करना चाहते हैं, इस साल हम इतना इकोनॉमी बनने चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की, 6 ट्रिलियन की। तो ऐसे जो भी एक आपने एस्टिमेट बना रखा है, हम चाहते हैं इतना बन जाए, इतना कमा लें, तो ये एस्टिमेट का जो विवरण होगा कहाँ होगा, वही बजट है, वो बजट का है हिस्सा। दूसरा चीज, इनकम एस्टिमेटेड और एक्सपेंडिचर यानी व्यय, कितना कहाँ खर्चा होगा, कहाँ से कितनी आय आएगी, कहाँ से हम कमाएंगे और कहाँ खर्चा होगा, ये कौन कमाएगा और कौन खर्चा करेगा, कह रहेगा हमारी भारत सरकार का है ये, हमारी गवर्नमेंट कहाँ से कितनी आय जनरेट करेगी, कहाँ से कितनी इनकम पाएगी और कहाँ कितना कितना खर्चा करेगी, यही मोटा मोटा मतलब होता है बजट का। बजट में मेन चीज यही होने वाली कहानी के रूप में। बढ़ते हैं आगे जरा, अब समझिए जरा ध्यान से कि ये बजट है क्या, कैसे ये वर्क कर रहा है। इंडिया क्या है,
वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, सीधी सी बात। अब कल्याणकारी राज्य में अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें निरंकुश शासन चल रहा है, कोई मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट चल रही है, कोई मिलिट्री रूल चल रहा है पाकिस्तान की तरह, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वेलफेयर स्टेट है, हम लोग कल्याण करते हैं लोगों का। कल्याणकारी राज्य में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, और उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते करते हमें सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी देने हैं लोगों को, मतलब वहाँ पे समाज भी उनका स्टेटस बना रहे हैं, उनके पास इकोनॉमिकली भी वो एकदम साउंड रहे। तो इकोनॉमिकली साउंड का मतलब उनको नौकरी दो। अब आप डीपीएसपी का जो पूरा पोर्शन देखेंगे तो वो सोशियो इकोनॉमिक पोर्शन का ये पूरा, और भी अन्य सोशल एक्टिविटी जैसे हाउस देना, एजुकेशन देना, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से लोगों को देनी है, तब आप कल्याणकारी राज्य कहलाओगे। इसके अलावा अन्य जो आप दे सकते हैं दीजिए। तो कल्याणकारी राज्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि भाई आपको नौकरी देना है, रोजगार देना है, सभी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। उसके बदले में ये सब होगा कैसे? अब मोदी जी अपने जेब से लेके आएंगे? कह रहा नहीं, इन सब के लगता है पैसा, फंड। अब ये फंड कहाँ से आएगा, कौन देगा, यही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। ये फंड आएगा कहाँ से, कौन देगा, और फंड में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों पे यही तो बजट कहलाता है। कह रहा है यही फंड है बजट, याद रखिएगा। गवर्नमेंट को चाहिए फंड और ये हर साल जरूरत पड़ती है, तो ये इसीलिए वार्षिक वित्तीय विवरण, एक विवरण पेश करिए कहाँ से कितना खर्चा होने वाला है, कहाँ से कितना आएगा। तो ये चीज़, अब गवर्नमेंट को फंड चाहिए। तो अब जरा बजट को थोड़ा सा और देखिए कि बजट में और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। बजट में हम एस्टिमेटेड इनकम की चर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च होगा, कहाँ से आय आएगी। अब हम इसमें ये भी देखते हैं, बजट में ये हिस्सा भी होता है, उसमें ये मीन्स और वेज तरीके बताए जाते हैं कि कैसे हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, कैसे हमारी इनकम और जनरेट होगी, कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। उसके बाद हम जो लास्ट ईयर कितना हमारा फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या रहा, कितना कमाए, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, ये सारा डिटेल भी इसमें होता है। और आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे रहने वाली है, तो बजट का ये सब हिस्सा हो जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी की दिशा आपको समझ में आएगी। हमने लास्ट ईयर क्या हमारा जो है रिकॉर्ड रहा वो हम देख सकते हैं कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया। हमारी जो रेवेन्यू जनरेट करने की पॉलिसीज़ होने वाली है वो कैसे होगी, कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और हम इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों को मिला के बजट एक तैयार होता है कि ये सारी बात जो है कहाँ होती है, बजट। अब फिर से वही मेन क्वेश्चन कि भाई ये फंड आएगा कहाँ से। अब ये सब के लिए चाहिए एक फंड, क्योंकि गवर्नमेंट को करना है वेलफेयर काम, गवर्नमेंट को करना है देश चलाना है, जनता को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये सरकार, पहला क्वेश्चन कि भाई एक चीज़ जान के चलिएगा कि ये बजट देगा कौन, बजट पैसा समझिएगा। एक तरफ है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, लोगों के लिए, ये जनता हमारी ढेर सारी, ये जनता हो गई। अब जनता और गवर्नमेंट के बीच चल रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। इन्होंने इनको सब कुछ सौंप रखा है, सारे अधिकार, सारी पावर, सारी शक्तियां किसको दे दी, गवर्नमेंट को। बदले में इनसे क्या मांगा, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारा घर, हमें नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है, हो गई गवर्नमेंट की। तो कह रहा है कि सारी पावर गवर्नमेंट को किसने दी, कह रहा है लोगों ने, पीपल ने। हमारे देश में सॉवरेन कौन है, कह रहा है पीपल है, जनता है हमारी। तो अगर सारी चीज़ों का मालिकाना हक किसका, अगर हम देखें, हम अगर बहुत डायरेक्टली देखें तो हमें लगता है गवर्नमेंट के पास है सब कुछ, मगर आप जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अंदर घुसेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा नहीं, जनता द्वारा सरकार ने सब चीज़ पाया है। सरकार तो बिना जनता के कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में सॉवरेन कौन है, हमारे देश में संप्रभु कौन है, हमारे देश में पॉपुलेशन, हमारी जनता। तो यही पॉपुलेशन गवर्नमेंट को सारी पावर देती है, कहती है कि तुम जो रिसोर्स यूज करना चाहो करो, मगर हमारे वेलफेयर के लिए करना। कहता है ठीक है। अब उस रिसोर्स में सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है, पैसा, मनी, जो गवर्नमेंट को चाहिए। अब कह रहा है कि ये पैसा किसका, कह रहा है जब सब कुछ, सारी पावर जनता की, तो पैसा कैसे सरकार का, पैसा भी जनता का है। गवर्नमेंट तो एक बॉडी बना दी गई है जिसको हम ये सारी पावर बस यूज़ करने की दे रहे हैं कि आपको हम पावर दे दी, आप ये सब यूज़ करिए बस, चाहे पैसा हो गया, चाहे गाड़ी हो गई, चाहे ज़मीन हो गई, आप इन रिसोर्सेज का आप यूज़ करिए बस। और रिसोर्सेज का यूज़ करके आपका काम क्या है, वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप अपने लोगों का कल्याण करेंगे बस, ठीक है। तो इतनी बात देखिएगा। अब जब पैसा है जनता का तो कहा जा रहा है बजट दे कौन, कह रहा है बिना भारत के लोगों के पूछ के आप ले लोगे, कह रहा नहीं, तो आपको भाई पूछना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये अब भारत के लोग कहाँ, अब 140 करोड़ जनता से तो पूछेंगे नहीं, तो कह रहा है किससे पूछो, कह रहा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं संसद में, पार्लियामेंट में। तो कह रहा है इसका डायरेक्ट मतलब बस यही था कि बजट कौन आपको देगा,
कह रहा है आप बिना पूछे संसद से आप बजट पास नहीं कर सकते। इसका मतलब आप जनता से बिना पूछे आप बजट नहीं पास कर सकते, आप पैसा यूज नहीं कर सकते किसी भी काम की, ना तो आप इनकम जनरेट कर पाओगे, ना तो आप कोई टैक्स लगा पाओगे। ये सारे चीज के लिए आपको जो है जनता की इजाजत चाहिए। तो पार्लियामेंट से बिना पूछे आपको पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन भैया काहे पार्लियामेंट यार, क्यों पार्लियामेंट, इतनी क्या पावर है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट में ही तो कुछ लोग बैठे हैं, इससे क्या हो जाएगा। देखो पार्लियामेंट का आपको पहला उत्तर मिल गया कि भाई भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि बिना, पहली चीज तो ये समझ गए कि विदाउट पार्लियामेंट परमिशन कोई भी मनी का अप्रोप्रिएशन नहीं होता। अब ये बात आपका जब कॉन्सोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 भी पढ़ते हैं तो वहां भी यही बात बोलता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको लॉ बना के निकालना पड़ेगा, विधि बना के एक अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। अब यही अप्रोप्रिएशन आर्टिकल 114 बताता है कि आर्टिकल 114 में आपको जो है बिल पेश करके इसको एक्ट में तब्दील करना पड़ेगा, तभी ये पैसा आप यूज कर पाओगे। तो इतना आप समझ जाइए, अभी आगे इस पर पूरी चर्चा होगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठ गया, क्यों पार्लियामेंट, क्यों हम पार्लियामेंट से निकाले, पार्लियामेंट से निकाले कौन सी तीर मारते हैं, क्यों इतना हम टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं मोदी जी अपने से उठाते हैं पैसा और यूज करना चालू कर देते हैं। कहते हैं नहीं भाई देश का पैसा है, सरकार भी किसी न किसी नियम कानून से बंधी हुई है, तो नियम कानून में सबसे ऊंचा नियम कानून कौन सा, संविधान, क्योंकि संविधान ऐसा कह रहा है, 266 कह रहा है, 114 कह रहा है, 113 कह रहा है, 112 कह रहा है, ये सारे आर्टिकल आपको मिला के कह रहे हैं, तो आप संविधान के तहत बाउंड हो, ये जान लीजिएगा। पहली चीज क्या कह दिया, संविधान, क्योंकि संविधान इस बात को खुद कह रहा है कि आपको पार्लियामेंट से पूछ के निकालना पड़ेगा पैसा, बिना पूछे आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, ये जो पार्लियामेंट होती है ये हाउस ऑफ द पीपल है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है। अब ये जनरली क्यों मैंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल लिखा, क्योंकि ये सारा काम जो भी पैसे का लेन देन है पूरा जो है डिपेंड होता है लोकसभा पे, राज्यसभा का यहाँ कोई रोल नहीं है। राज्यसभा के पास बजट जाएगा, बस डिस्कशन होगा, उससे ज्यादा इनके पास कोई पावर नहीं होती। तो यहां पे आप समझ गए होंगे। उसके बाद और क्या, चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको देखिए यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके बीच, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूटिव भी है, हमारा जो कार्यपालक भी है, वो हमारे लेजिस्लेचर से ही बना है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कैसे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे चलती है। आप पैसा निकाल रहे हो तो आपसे क्वेश्चन क्यों ना हो, और आप पैसा बिना संसद की मर्जी के निकाल नहीं सकते। और मर्जी के जब निकालोगे, जब आप निकालोगे तो उसका ब्यौरा दो ना कि हम यहाँ खर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ ले जाएंगे। जैसे आप घर में पैसा मांगते हो तो घर वाले पूछते हैं ना कि भाई बेटा क्यों चाहिए पैसा, तो आप बताते हो मुझे कपड़ा खरीदना, मुझे स्कूल की बुक खरीदनी है, मुझे कॉपी खरीदनी है, तो आप एक विवरण देते हो ना अपने फंड का कि हाँ मुझे यहाँ इसको खर्च करना है। तो इस तरह अब ये लेजिस्लेचर में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, लेजिस्लेचर में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कार्यपालक से कि भैया जरा बताओ तुम कैसे, कहाँ, क्या खर्च करना है। तो ऐसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहता है, दोनों पे एक कंट्रोल बना रहता है। ऐसा नहीं कि हवा में कोई पैसा निकाला और लेके चल दिया, नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदेही है लेजिस्लेचर के प्रति। तो ये चीज़ सबसे बड़ी हमारे यहाँ जरूरी चीज़ है कि पार्लियामेंट को इसलिए पकड़ा गया कि भाई आपको इसलिए पार्लियामेंट में जाना है। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी होती है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या, जिम्मेवारी, क्योंकि आप पैसा निकाल लो, आपसे अगले साल फिर क्वेश्चन होगा कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया था लास्ट ईयर, तो ये भी बजट का एक पोर्शन होता है, अभी हमने देखा। ट्रांसपेरेंसी क्या, ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि वहां पे जनता के लोग बैठे हैं, दूसरी पहली चीज, और जनता के लोग में विपक्ष भी होता है और एक सरकार भी होती है। तो विपक्ष वाले सरकार के पॉलिसी से हो सकता है खुश ना हो, तो खुश नहीं होंगे तो उसका विरोध भी करेंगे। अब ये विरोध करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, हमारे लोगों को, कि भैया देखो पार्लियामेंट में इस बात को लेके विरोध हुआ था, तो हमारी जनता को पता चलेगा। वहां पे ट्रांसपेरेंसी ऐसे मेंटेन होती है। अब विरोध कैसे होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कट मोशन, यही कट मोशन के रूप में विरोध होता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, जब भी विपक्ष को बजट में कोई विरोध करना होता है, चाहे पॉलिसी को लेके चाहे पैसे को लेके, तो उसी को हम लोग कहते हैं कट मोशन, वो काट देती है उनकी चीजों को, उनकी पॉलिसी को। तो इसको भी देखेंगे, 3 तरह कट मोशन होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ डिबेट डिस्कशन होते हैं, एक अच्छी तरीके से हमारे पास कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट कमेटीज, और हमारे पास सदन भी हैं, हाउसेज भी हैं, तो यहाँ डिस्कशंस होते हैं, तो एक बेहतर निष्कर्ष निकलता है, एक बेहतर कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट। दूसरा चीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है, पब्लिक ट्रस्ट भी मेंटेन होता है थोड़ा, कि हाँ भाई एक अच्छे स्टेजेस से गुजर के आया, ये सारे स्टेजेस पार करके पूरी छन्नी से छन के आया है अब, तो इसका मतलब थोड़ा सा पब्लिक का विश्वास ही बनता है कि हाँ भाई सही तरीके से कार्य हो रहा है, जनता का सदन है, और जनता के सदन से आया तो मतलब जनता की मर्जी से आया, सारी स्टेजेस ने पूरे किए, इसलिए हम ये लेके चलते कि भाई पार्लियामेंट में ही हम पार करेंगे इसको। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी क्यों हम लोग पार्लियामेंट का दरवाजा खटकाते हैं। और कुछ बातें हैं थोड़ी, इसमें आप लोग जानते रहिएगा कि अब ये 1924, 2017, ये थोड़ी सी बात, 1-2 चीज़ें हैं जिसे आप लोग जानते रहिए कि 1924 से हुआ क्या
कि रेलवे बजट और यूनियन बजट, देखिए समझने की बात यह है कि 1921 में एकवर्थ कमेटी आती है, वो रिकमेंड करती है कि भाई रेलवे के बजट को और यूनियन बजट को एक कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1924 से पहले क्या सिलसिला रहा होगा कि रेलवे और यूनियन एक साथ आता होगा बजट, रेलवे का बजट और केंद्र का बजट एक साथ आता था यूनियन का। उसके बाद 1924 में क्या होता है, रेलवे का बजट अलग, यूनियन का बजट अलग। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, फिर जाके 2017 से ये व्यवस्था फिर बदली जाती है, अब रेलवे और यूनियन को एक कर दिया जाता है। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना है क्यों रेलवे को अलग किया गया। रेलवे को अलग इसलिए किया गया था क्योंकि भाई उससे फ़ायदा ज़्यादा होता था उसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि नया नया हम लोगों ने ब्रिटिशर्स ने लाया था उस टाइम, तो चाहते थे रेलवे का डेवलपमेंट और हो, और उससे पैसा भी कमाई हो रही थी। उसके पैसे और यूनियन के पैसे में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कौन कितना कमाई अच्छी हो रही कहाँ से, तो इसलिए रेलवे के ऊपर स्पेशली हम ध्यान दे सकें, रेलवे को फ़ायदा ज़्यादा दे सकें। तो मेन पर्पज़ था रेलवे की ग्रोथ के लिए हमने ऐसा किया था। तो अब यहाँ पे क्या था, रेलवे क्योंकि भाई बहुत ग्रोथ कर चुका है, बहुत बेहतर स्टेज में आज के टाइम, तो हमने फिर से क्योंकि अलग अलग हम ना पेश करें इसलिए क्या कर दिया, 2017 से हमने रेलवे और यूनियन के बजट को यहाँ पे एक साथ कर दिया। 2017 में और भी क्या चीज़ें बदली, जरा ध्यान रखिएगा यहीं पे कि उस 2017 से पहले ये व्यवस्था थी कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर बजट को पेश किया जाता था, वहाँ से उतरना चालू होता था। मगर अब 2017 से क्या अवस्था हो गई है कि अब जो है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी, यानी आप 1 तारीख मान के चल सकते हैं, फर्स्ट डे। तो इतनी बातें 2017 तो 1924 को लेके बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 112 पर। आर्टिकल नंबर 112 क्या कहना चाह रहा है, यहीं पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यही पूरी कहानी बताता है कि हाँ बजट यही है। बजट कैसे पास होता है, सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है बजट कौन पेश करता है, बजट पेश करने की जिम्मेदारी किसकी, कह रहा है प्रेसिडेंट पेश करेंगे। किसके सामने पेश करेंगे, दोनों सदनों में, कह रहा है दोनों सदन यानी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज। इसका मतलब क्या बजट दोनों हाउसेज में जाता है, बिल्कुल जाएगा यार, बजट संसद से होके गुजरेगा। मतलब यहाँ पे यहाँ पे अभी पेश हो रहा है, यहाँ पे अंदर की और प्रक्रिया की बात नहीं हो रही। लोकसभा में सिर्फ वोटिंग होती है और डिस्कशन होता है, राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होगा, वोटिंग का उनका कोई रोल नहीं है। तो राज्यसभा के पास इसलिए आता है कि वो डिस्कस कर सके बजट के ऊपर, उनके भी कुछ विचार होंगे तो जनता के सामने पेश होंगे, तो ये सारी बातों को लेके हम बजट का एक आइडिया लगा पाते हैं। तो आर्टिकल 112 पहली बात क्या कह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट भाई पेश करेंगे, इसका मतलब पहला आंसर आपको यहाँ पे ये होना चाहिए, बजट को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कौन पेश करता है, बजट को पेश करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। कह रहा है फाइनेंस, हम लोगों ने तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर को देखा है हमेशा, निर्मला सीतारमण जी आती हैं हर टाइम, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बस इनका नेतृत्व करते हैं, बस इनके बिहाफ पे जाके वो पार्लियामेंट में लोकसभा में पेश करती हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो कौन पेश करता है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि बजट को हर फाइनेंशियल ईयर, ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपको डेट पता होनी चाहिए, 31 मार्च, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जरूरी है ये पूरा खेल बस आपका जो है जनवरी से दिसंबर वाला नहीं है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि अभी बजट पेश होगा, लास्ट में भी लोग थोड़ा इसका रोल पता चलेगा कि क्यों ये जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कुछ ग्रांट भी दिए जाते हैं, ठीक। तो इसको भी अभी आगे समझेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडेंट हर फाइनेंशियल ईयर यानी हर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पोर्शन जो होगा उसके लिए, उस टाइम पीरियड के लिए एक बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या करेंगे, पेश करेंगे, किसके सामने, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने। अब ये स्टेटमेंट क्या दोनों के सामने क्या रखना है, एक विवरण रखना है, किसका विवरण, गवर्नमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहे काहे का विवरण, अनुमानित आय और व्यय। तो ये 2 चीजों का खेल है भाई, यहाँ याद रखिएगा। आय हमें पता चलती है गवर्नमेंट कहाँ से आय पाएगी, कहाँ से उसकी इनकम जनरेट होगी और कितना वो खर्चा करने वाली है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है जो प्रति वर्ष हर फाइनेंशियल ईयर में प्रेसिडेंट जो है संसद के सामने इसको रखता है। अब ये कह रहा है एक्सपेंडिचर के भी 2 हिस्से होते हैं, कह रहा है जो व्यय होने वाला हिस्सा है, कह रहा है उसके भी 2 हिस्से, कह रहा है कौन कौन सा, जैसे हम व्यय को समझे, कह रहा है व्यय होगा कहां से, कह रहा है ये व्यय होगा कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी संचित निधि से। तो संचित निधि, तो कह रहा है ये संचित निधि से व्यय के लिए पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है संचित निधि से जो पैसा निकलेगा वो 2 टाइप का पैसा है, कह रहा है कैसे, कह रहा है एक है जो चार्ज्ड अमाउंट है,
वो चार्ज अमाउंट है। दूसरा क्या, चार्ज अमाउंट के अलावा, जिसे हम लोग कहते हैं वोटेबल या कह लो कोई अन्य। अब ये क्या है चार्ज अमाउंट? देखो चार्ज अमाउंट यार सीधे से बहुत हार्ड नहीं, एक लिस्ट है आर्टिकल 112 में, पढ़ लो, नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मगर हाँ जो बड़े एग्जाम है खास तौर के, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जुडिशरी हो गया, वहां पे दिमाग लगा के स्पेशली उसमें से सिर्फ पॉइंट आउट करके पूछते हैं कि आर्टिकल 112 के अनुसार किस व्यक्ति को या किस इनकम को चार्ज्ड इनकम कहा गया है, या किस एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर कहा गया है, तो ये पूछ सकता है। तो इसलिए आप एक बार लिस्ट देख लेना, कोई बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, समझने के लिए बस चीजें, तो वो अभी देखेंगे हम लोग, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, मोटा मोटा आप देख लेंगे, आपको समझ भी आएगा, एक लाइन में बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाए क्या है लिस्ट, वो कहना क्या चाह रहा है चार्ज इनकम। तो दो हिस्से हैं संचित निधि के। संचित निधि से जो हम एक्सपेंडिचर के लिए, व्यय करने के लिए जो पैसा निकालेंगे वो दो तरह का होगा, एक चार्ज होगा यानी भारित, जो संचित निधि पर भारित है, पहला चीज ये, और दूसरा अन्य प्रकार का व्यय। तो ये क्या है, चार्ज इनकम वो होती है जिसपे वोट नहीं होगा, जिसपे वोट नहीं होगा, जिस अमाउंट को आप ज्यादा चेक करोगे ही नहीं, वो अमाउंट फिक्स है। अब भाई हर साल आपको राष्ट्रपति की इनकम देनी है, आपको हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इनकम देनी है, कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की इनकम देनी है, या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है लगभग उनकी इनकम तो आपको देनी ही देनी है। तो ये सारी इनकम पे क्या रोज आप हर साल क्या बात ही बात करोगे? आपने कहीं से पैसा ले रखा है, उसका भाई हर जाना भी, मतलब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये भारित पैसा है, ये भार है किस पे, संचित निधि पे, कि ये संचित निधि से हर वर्ष निकलेगा ही निकलेगा। तो मतलब क्या, इस पे डिस्कशन बेमतलब का मत करो, क्योंकि ये तो कम ज्यादा होना नहीं है जल्दी, ठीक है, और होगा तो उसके ऊपर अलग डिस्कशन होगा। बजट के सेंस से हम बात करें, अगर आपको चेंज करना है तो आप बता दीजिए पहले से, अगर आपने नहीं बताया है तो अब नहीं, अब हो गया, जो फाइनल हो गया तो हो गया। तो यहां पे अब क्या कि चार्ज इनकम पे, चार्ज एक्सपेंडिचर पे जो भारित है संचित निधि पे व्यय, उस पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, मगर डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं होगी। भारित व्यय पे, जो संचित निधि पे भारित व्यय है, जो संचित निधि से वो अमाउंट जो निकलेगा जो सैलरी पे खर्च होने वाला है, जो कहीं हमारा जो लोन, जहां से हम पैसा ऐसा उठाए उसका इंटरेस्ट देना है, तो जो हमारे ऊपर भार बना हुआ है, तो वो उस पर कोई बस डिस्कशन होगा, कोई वोटिंग नहीं होगी, उसको कोई बदलने की जरूरत नहीं है। हर साल उस पर हम नाटक नहीं करने वाले, क्योंकि भाई हमें पता है फिक्स इनकम इतनी है तो इतनी सबको निकाल के देनी है, वो फंड कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। दूसरा अन्य तरह का फंड क्या है कि अब आप आए हो हर अपने नए फाइनेंशियल ईयर में, तो अब आप अपना ब्यौरा रखो कि हम यहाँ पे एक नई पॉलिसी लाएंगे, हम यहाँ खर्च करेंगे, इतना पैसा हम यहाँ देंगे, इतना पैसा ये एक नई सर्विस लाएंगे सेवा में, इतना पैसा हम स्कूल में एजुकेशन पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम आर्मी के लिए खर्च करेंगे। तो ये सब अब आपका क्या है, अन्य में चला जाएगा, ये भारित नहीं है। ये अब आप बता रहे हो कि अलग अलग नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं या अलग अलग खर्चे हम लोग गिना रहे हैं, इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जाने वाला है पैसा, तो ये सारी आप जो है बताओगे और सबकी डिटेल दोगे। अब इस तरह की इनकम जो अन्य वाली है, जो भारित नहीं है, उस पर डिस्कशन भी होगा और उसी पे वोटिंग होती है, और वही मेन पोर्शन होता है हमारा, जिसको हम लोग, जिसके लिए पूरा बजट तैयार होता है, उसी पे मेन खेल होता है, उसी पे सारी लड़ाई होती है विपक्ष से और कुछ नहीं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये इनकम कहाँ से आएगी, व्यय कहाँ से कितना होगा। व्यय करने के भी कह रहा है दो हिस्से हैं, गवर्नमेंट जो व्यय करेगी वो संचित निधि से पैसा निकलता है। ये संचित निधि कहाँ दी गई है, 266 में दी गई है। कह रहा है 266 भी बोल रहा है कि हमारे पास से भाई पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके लिए बस लॉ पास कर लेना, ठीक है, अप्रोप्रिएशन के लिए आपको एक लॉ पास करना पड़ेगा। कह रहा है ठीक है, ये व्यय जो है कितने प्रकार का है संचित निधि से, कह रहा है दो प्रकार का व्यय है, कह रहा है एक भारित व्यय और एक अन्य व्यय। तो भारित व्यय तो अपने आप में उसमें कोई चर्चा ज़्यादा होने नहीं वाली, अन्य व्यय पे ही उस पर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी, और जो भारित व्यय है उस पर सिर्फ डिस्कशन और वोटिंग नहीं होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई आर्टिकल 112। अभी हम लोग पूरा डिटेल और देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं भारित व्यय, इसको बस आप एक लिस्ट एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रेसिडेंट की इनकम अलाउंसेस, जो अन्य खर्चे हैं वो सब यहीं से जाएंगे। चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, जो भी हमारे डेप्ट है, इंटरेस्ट है, सिंकिंग फंड चार्जेस है, रिडेम्पशन चार्जेस है और लोन्स, सर्विस रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट, और सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी, उनकी इनकम और उनके अलाउंसेस, जो भी अन्य खर्चे हैं वो यहीं से जाएंगे। हाई कोर्ट जजेस के केस में भाई याद रखिएगा, हाई कोर्ट जजेस को जो इनकम होती है वो स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड से, राज्य के कॉन्सोलिडेटेड फंड से उनको इनकम दी जाती है, मगर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन यहाँ से जाती है।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से। तो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या जाएगी, बस हाई कोर्ट जजेस की पेंशन, उनकी इनकम नहीं जाती। तो यहाँ पे ये जानते रहिएगा, कैग कैग हो गए हमारे। और गवर्नमेंट को और भी कभी कभी खर्च करना पड़ता है, जैसे भाई कोई हमारी कोर्ट है वो जजमेंट दे रही है, डिक्री दे रही है, कोई भी अन्य अवार्ड दे रही है, तो ये सब जो उनके डिसीजन जजमेंट जब पास करती है तो हो सकता है कि उसको पास करने में कोई खर्चे आते हो। तो वो जो इतने भी खर्चे आ रहे हैं ये सब कार्य में, किसी को दे देना, किसी को ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर कर दिया तो कोई जाएगा, तो ये सारे कोर्ट से रिलेटेड जो भी खर्चे आ रहे हैं, जजमेंट पास करने में, डिक्री पास करने में, कोई अवार्ड देने में, तो ये सब कोर्ट के और ट्रिब्यूनल के खर्चे भी यहीं से जाएंगे कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से। या कोई अदर खर्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो या किसी अन्य विधि में मेंशन हो। मतलब कुल मिलाकर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या इनसे जुड़ा कोई भी सेवाएं होने वाली हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से ज़्यादातर जाता है, पूरा का पूरा लगभग पैसा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई आर्टिकल 113, यहीं पे आर्टिकल 113 भी समझ लीजिए। आर्टिकल 113 बात कर रहा है क्या कि भाई चार्ज इनकम, यहाँ पे देखिए वोटिंग की बात यहाँ पे क्लियर कर दिया आर्टिकल 113, और इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है। इसने मेन बात क्या बोली यहाँ पे कि कोई भी डिमांड, कोई भी अनुदान की मांग, अब ये सब क्या है, हमें इतना पैसा चाहिए, हम इतना खर्च करेंगे, तो ये सब क्या है, खर्च करने के लिए पैसा मांगा ना जा रहा है व्यय के लिए। तो कह रहा है व्यय के लिए सरकार विवरण पेश करती है। अब ये विवरण में क्या होता है, व्यय कितना खर्चा करना है, मान लो उन्होंने लिख दिया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का हमें इस साल जरूरत है, हम खर्चा करेंगे। तो ये क्या है अभी, ये अनुदान की मांग की जा रही है, ये अनुदान की मांग है। ग्रांट, नो डिमांड फॉर ग्रांट कह रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहा है ऐसी कोई भी मांग प्रेसिडेंट की सहमति के बिना नहीं की जाएगी संसद से। तो जब प्रेसिडेंट सहमत होंगे तभी कुल मिला के जो बजट पेश होता है, यहीं से मेन रोल आ रहा है कि प्रेसिडेंट ही पेश करवाते हैं, इसीलिए। तो इसको आप जानते रहिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ किसकी सहमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाती, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, तो ऐसे कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बिना प्रेसिडेंट की सहमति के, प्रेसिडेंट की सहमति से ही अनुदान की मांग होगी। यानी प्रेसिडेंट कहेंगे कि भाई जाओ फाइनेंस मिनिस्टर को, जाओ अनुदान की मांग करो, यानी बजट आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, अनुदान की मांग आप कर लो कि मुझे 50 लाख की जरूरत है, मुझे 60 लाख करोड़ की जरूरत है, आप मांग लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अनुदान मांगना होगा तो अभी यह मांग है, अभी ग्रांट पूरी नहीं हुई है। ग्रांट पूरी होने के लिए संसद में इस पर डिस्कशंस होंगे, इस पर वोट होगी, हमारी कमिटीज़ के पास जाएगा, कमिटीज़ को चेक करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगी, तो इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो समझ गए होंगे यहाँ पे। और क्या कह रहा है आर्टिकल 113, वही बात जो हम लोगों ने पीछे देखी, दो तरह की हमने देखा, व्यय की बात कर रहा था, दो तरह का एक्सपेंडिचर, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, एक अदर एक्सपेंडिचर होता है। यानी भारित व्यय जो संचित निधि पे, और अन्य व्यय। कह रहा है कि जो भारित होगा उस पर सिर्फ डिस्कशन होगा, वोटिंग नहीं होगी, मगर जो एक्सपेंडिचर अन्य है भारित के अलावा उस पर डिस्कशन भी होगा, वोटिंग भी होगी। आर्टिकल 113 इतना बता के किनारे हो रहा है। अब जरा मोटे मोटे आर्टिकल 266 भी यही देख लीजिए। 266 बात करता है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया की क्या यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा है कोई भी धन भाई नहीं निकाला जाएगा कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी बोल रहा है कि भारत की संचित निधि से तभी कोई पैसा निकलेगा जब कोई विधि बना ली जाएगी, और विधि बना के इसको पारित करेंगे तभी वो वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो। मतलब पैसा निकालने के लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इतना लॉ के, आप कोई भी काम इंडिया में बिना लॉ बनाए नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। आपको कोई पत्ता भी हिलाना है तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा, अगर आप लीगल तरीके से हिलाना चाह रहे हो तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इंडिया कौन सा ये फंड है, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इस पे सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। यहाँ पे जो फंड निकलेगा सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है इससे जुड़ी लॉ बनाने की। तो ये भी बात आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो बजट निकलेगा कहाँ से निकलेगा, कह रहा है इस पे कौन डिस्कशन कर सकता है, कौन इसमें से पैसा निकालने की शक्ति रखता है, तो किसके पास आप पूछो, कह रहा है पार्लियामेंट। बस इससे जुड़ा आपको 266 में ये इतना ही है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 114 होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल, वही विनियोग विधेयक। 266 क्या बोला, 266 बोला कि भाई बिना पार्लियामेंट की सहमति के, यानी बिना कोई लॉ बनाए, बिना विधि बनाए कोई भी आप पे निकाल नहीं सकते अमाउंट संचित निधि से। कह रहा ठीक है, कह रहा वही बिल कहाँ पे दिया हुआ है, वो बिल कैसे पास होगा, क्या क्या होगा उसमें कहानी। कह रहा यही आर्टिकल 114 है एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन करने के लिए आपको पार्लियामेंट की सहमति चाहिए, पार्लियामेंट से आपको लॉ पास करना पड़ेगा। तो यही एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 बात करता है कि वो बिल कहाँ पास होगा। फिर आर्टिकल 115 116 जो है ग्रांट की बात करते हैं, कुछ स्पेशल ग्रांट्स हैं कि भाई उतने पैसे में काम नहीं चल पाया और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ गई, तो वो सब कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट, कोई अन्य जो है अनुदान है कुछ,
तो वो उसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। आर्टिकल 114 और 115 और 116 बस याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट 115 में, 116 में कौन है, वोट ऑन अकाउंट्स है, वोट ऑफ क्रेडिट्स है, एक्सेप्शनल ग्रांट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अब जरा स्टेजेस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, अब यहीं से अभी कहानी चालू हो जाएगी कि अब क्या होने वाला है, कि बजट पारित कैसे होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, मूव कैसे होता है। तो बजट के भाई मोटा मोटा इसको 6 स्टेजेस बांटा है, कुछ जगह पे आप 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, आपकी जैसी ज़रूरत। तो ये कोई, मगर हाँ इन 6 में लगभग कवर हो जाएगा चीज़ें, इसमें कोई चीज़ बचने नहीं वाली, 6 में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें 6 में क्या है, सबसे पहले बजट को पेश किया था, प्रेजेंट होगा, पेश करेंगे, उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होगा यानी सामान्य चर्चा होगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, समितियों द्वारा जांच होगी, हर एक बजट में जो पैसा आएगा उसमें जांच होगी जितनी मांग की जाएगी। अब उसके बाद जैसे ही जांच हो जाएगी, जैसे ही समितियां उस पर रिपोर्ट बना दे देंगी, जांच कर लेंगी, उसके बाद रिपोर्ट दे देंगी। अब वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, संसद में पेश होगी, और उस संसद में जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो ग्रांट दिया गया है, जो अमाउंट की मांग की गई है, उसके ऊपर वोटिंग होगी कि हाँ इतना पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर पैसा निकालना है, तो पैसा निकालना है सच, क्यों भाई एक्सेप्टेंस तो हो गया, सब संसद मान गई, एकदम तैयार हो गई कि हाँ भाई हम 50 लाख करोड़ अलाउ कर रहे हैं। तो अब अलाउ कर रहे हैं तो पैसा निकालना पड़ेगा, पैसा निकालने के लिए हम क्या करें, एक एप्रोप्रिएशन बिल आपको पास करना पड़ेगा, यानी विनियोग विधेयक आपको पास करना पड़ेगा, इसको आप एक्ट बनाइए। उसके बाद फाइनेंस बिल, अब ये फाइनेंस बिल तक जैसे ही फाइनेंस बिल फाइनली कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका बजट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, बजट यहाँ पे पूरा कट एंड क्लियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, पैसे का यूज़ करिए। तो इन स्टेजेस को आप समझते हैं कहानी के रूप में कि क्या क्या चीज़ चल रही है। अब प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन में देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था पारंपरिक रूप से क्या चल रहा था भाई, लास्ट डे ऑफ फरवरी, मगर अब 2017 की अवस्था हो गई 1 फेब को ये पेश किया जाता है। अब दूसरी चीज़, इसको प्रेजेंट कहाँ करते हैं, याद रखिएगा सिर्फ लोकसभा में, इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, क्या राज्यसभा में नहीं जाता, कहता जाता है। देखिए लोकसभा में जाएगा, इसको फाइनेंस मिनिस्टर आप हमेशा इसको लोकसभा में प्रेजेंट करते देखेंगे और भाषण देते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर उसी को जो है बजट भाषण कहा जाता है, नहीं बजट स्पीच कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आपने एक वर्ड सुना हुआ इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे का पहले जो अब समझिए कि जो पारंपरिक रूप क्या था इसका, कि बजट जिस दिन पेश होता था उसी के साथ साथ हम इकोनॉमिक सर्वे भी पेश करते थे, इतना ध्यान रखिए। मगर अब क्या है, इसमें व्यवस्था बदल दी गई है। इस टाइम क्या चल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है कुछ दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले जो है बजट से आ जाता है, पेश कर देता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा कैसा रिकॉर्ड रहा है, कैसा डेटा रहा है, वो अब जरा समझ लीजिए। हमने इतना रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया था, यहाँ से हमको इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ हमने इतना खर्च किया था, यहाँ से हमको इतना लॉस हो गया। तो ये सारा ब्यौरा होता है इकोनॉमिक सर्वे में लगभग। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे 1-2 दिन पहले आप दे देते हैं बजट पेश होने के, कि आप लोग समझ लीजिए आगे हम लोग बजट लाने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से हम नई पॉलिसीज लाएंगे, नया अमाउंट एक डिमांड करेंगे। तो देखिए उसी पे डिस्कस करिएगा फिर, उसी के हिसाब से। तो क्योंकि आपको पिछला पता चल जाएगा तो आप उसमें आगे जो है लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। तो आपको पहले हम क्लियर कट एक रिपोर्ट दे दे रहे हैं, उसको आप समझते रहिए। बजट पेश करेंगे, बजट मेनली हम क्या पेश करते हैं, हमें पैसा चाहिए, हम पैसा मांगते हैं। तो पैसा क्यों मांग रहे हो, अब गवर्नमेंट कह रही है ये वाली पॉलिसी के लिए हमको इतना चाहिए, काहे भाई, तो तुम दिखाओगे ना कि मैंने लास्ट ईयर इतना रुपए इस पॉलिसी में खर्च किया था तो मुझे इतना फायदा हुआ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस बार इस पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खर्चा किया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। अब क्या है इसमें, एक होता है बजट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट को समझने की जरूरत है कि बजट डॉक्यूमेंट है क्या। यहाँ पे बजट का जो डॉक्यूमेंट आएगा पूरा, इसमें क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि इसमें बजट स्पीच एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, और आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही पूरा बजट कितना मांग रहे हो, कितना खर्च होगा, इसका पूरा ब्यौरा होता है। ग्रांट की डिमांड होती है, डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट, मतलब जो आप मांग करोगे अनुदान की, उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मांगा जाता है। इसी एप्रोप्रिएशन बिल भी इसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है, फाइनेंस बिल भी इसी का हिस्सा होता है। एक्सपेंडिचर कितना कहाँ कैसे होगा, रिसिप्ट कितनी इनकम को लेके, एट ग्लांस मतलब कि ओवरऑल, मतलब एक होता नहीं कि आप ब्रीफ में समझा दीजिए कितना क्या क्या होने वाला है इस बजट से, और फाइनली आउटकम क्या होने वाला है इस बजट का, और एटसेट्रा, जो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कोई जरूरत नहीं इतना समझने की। तो ये सारी चीज़ जो है बजट का डॉक्यूमेंट होने वाले, बजट के डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में इतनी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है बजट में पढ़ने के लिए, कि ये सारी चीज़ें इस तरह से पास होगा, इस तरह से इसमें ये व्यवस्था रही, यहाँ से इतनी इनकम आ रही है, इस पॉलिसी से हम इतना कमाने की सोच रहे हैं, इस पॉलिसी के लिए हम इतना खर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें पूरे बजट को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम रखते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन।
याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करवाना किसकी जिम्मेदारी, याद रखिएगा, पेश करवाने की जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट की, मगर इनके रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में कौन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं और ये भाषण देते हैं, भाषण देंगे तो उसी को हम लोग बजट स्पीच कहते हैं। जैसे ही बजट स्पीच पूरी होगी लोकसभा में, उसके बाद इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में डिस्कशन के लिए। तो इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सब हो जाएगा तो भाई इस पे होगा जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन मतलब सामान्य चर्चा होगी, इसमें बहुत ज़्यादा और नाटक करने की जरूरत नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, सामान्य चर्चा। अब जो उतरा संसद में उतरा तो इस पर अब पहला दिन था भाषण, उस दिन कोई कुछ बोलेगा नहीं, जैसे ही प्रेजेंट होगा उस दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2-4 घंटा, 5 घंटा या 3 घंटा, जितनी भी देर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बस सब लोग सुनिए चुप होकर एकदम, कोई इस पर हल्ला नहीं होगा। पहला दिन एकदम ऑब्जर्व करिए, इस पर कोई डिस्कशन पहले दिन नहीं होगा। जिस दिन ये प्रेजेंट होगा उस दिन एक डिस्कशन नहीं होने वाला, उस दिन सिर्फ प्रेजेंट होगा। उसके बाद इस पर चर्चा होती है फ्यू डेज आफ्टर, 1 दिन 2 दिन बाद इस पर चर्चा चालू होती है। तो चर्चा चालू होगी, ये लगभग 3 से 4 दिन चलती है। चर्चा में हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं। इसमें जनरल डिस्कशन में क्या हो सकता है कि भाई हम पूरे बजट की भी डिस्कशन कर लें, या हम बजट समझ गए तो उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारा तो उसको डिस्कस कर लें, मगर वो जनरली। अभी हम क्लॉज बाय क्लॉज नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज के लिए पहले उसको सही तरीके से फ्रेमिंग, उसमें क्या क्या कमियां हैं ये सब भी समझना जरूरी है। तो तुरंत तो ये सब काम हो नहीं जाएगा, तो समय लगता है इसमें। तो मोटा मोटा हम जो जनरली पूछ सकते हैं, सामान्य चर्चा उस पर जो की सकती है 3-4 दिन 5 दिन, तो ये 3-4-5 दिन की एक चर्चा होती है। इसमें हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन या बजट पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे विपक्ष भी इस पर बात करेगा, चर्चा करेगा। अब लास्ट में जैसे ही होता है डिस्कशन, जैसे ही एंड होना होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास अधिकार होता है भाई, वो अगर किसी का जवाब देना चाहती है तो जवाब दे लें, वरना डिस्कशन के माध्यम से इसको बंद कर दिया जाता है इस स्टेज को। तो डिस्कशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे डिस्कशन होता है उसके बाद एडजर्न कर दिया जाता है हाउसेस को, पूरा पार्लियामेंट को कोई भी कार्यवाही रोक दी जाती, पूरी कार्यवाही रुक जाएगी और करीब 3 से 4 हफ्ते के लिए, लगभग 1 महीने के लिए इसको एडजर्न कर दिया। कोई भी मीटिंग अभी नहीं होगी, कोई भी कार्यवाही नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारा काम अभी इस पे चर्चा कहाँ जाएगी, समितियों के पास जाएगा और समिति इस पे करेगी जांच। और जैसे ही समिति जांच करेगी भाई, डिस्कस करेगी, एग्जामिन करेगी, और वो भी डिटेल में पूरा, कि जैसे इसमें क्या है। देखिए बजट में जो भी मंत्रालय होंगे, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, तो वो सब क्या करती हैं, अपना डिमांड रखती हैं कि देखिए भाई हमारी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतने की ज़रूरत है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाली मिनिस्ट्री को इतने की ज़रूरत है, हेल्थ मिनिस्ट्री को इतने की ज़रूरत है। तो वो सब अपना ब्यौरा देती हैं। अब हर मिनिस्ट्री की अपनी 2-4-10-20 पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ पे कितना कितना खर्चा करेंगी वो उसमें मेंशन करती हैं। तो बजट में ये सारा ब्यौरा क्लियर होता है। तो ये सारे ब्यौरे पे जांच कौन करे, कह रहा है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं, तो हर अपने एक मंत्रालय को पकड़ लेती हैं। 24 कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़, वो अपने अपने मिनिस्ट्रीज़ को पकड़ के अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के जो भी अनुदान की मांग की गई है उसको चेक करते हैं, और चेक करते हैं इन डेप्थ, हर एक प्रोविज़न की, हर एक अनुदान की जांच करते हैं, और प्रीवियस डेटा भी चेक करते हैं, क्या पिछले साल कैसा रहा इसका डाटा, इसमें से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसमें से कितनी घपलेबाजी हुई, ये सारा जो है चेक करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या एग्जाम के लिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब करना है ग्रांट की डिमांड, भाई अनुदान की मांग हो रही ना, ये एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही पैसा तो मांगना है। अब यही पैसे मांग को ही तो चेक कर रहे हैं, क्या सही अमाउंट मांगा जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बेमतलब का मांग लेंगे। तो इसलिए हम एक स्टेज इसको भी रखे हैं कि भाई इसमें समझदार लोग सब हैं, तो इसको जरा चेक कर लीजिए आप लोग। तो इसको चेक करेंगे। अब इसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके लिए अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, भाई देखो हमने चेक कर लिया, रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट को भेजो कहाँ, भेजेंगे संसद में। अब यहाँ पे संसद के पास जाएगा, संसद इस पर कंसीडर करेगी, इस पर बात होगी, चर्चा होगी, और इसी पे वोटिंग होगी। इसी के बाद तुरंत अगला स्टेज आता है वोटिंग का। अब यहीं पे वोटिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, वोटिंग के टाइम क्या, यही तो जो ग्रांट है, यही ग्रांट जो होती है, जितनी भी ग्रांट, जैसे मान लो कोई मिनिस्ट्री, उसने 4 जगह इतना इतना पैसा खर्च करने की बात की कि हम 4 पॉलिसीज़ लाएंगे, 4 सर्विसेज लाएंगे लोगों के लिए, तो इसमें हम इतना करोड़ होएगा, इसमें इतना करोड़, इसमें इतना करोड़। तो आप जब मांगोगे तो अब वापस रिपोर्ट इसकी बना किसने भेजी, कमेटीज़ ने बना के संसद को भेज दी, देखो भाई ये सारा ब्यौरा है, इस पे इतना इनको लॉस हुआ था, इसलिए हमको नहीं लगता कि इस पे इतना इनका फायदा होगा। तो ये सारी रिपोर्ट बना के संसद के पास आ जाएगी। अब उस पर होगी वोटिंग। तो वोटिंग कैसे होगी, जब वो रिपोर्ट सब पढ़ेंगे कि हाँ भाई इस पर तुमको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, तो क्यों तुम मांग रहे हो। अब वोटिंग में भाई 2 पक्ष हो जाते हैं, एक विपक्ष हो जाता है, एक सरकार हो जाती है। सरकार के अगेंस्ट से जनरली बात काटती है, विपक्ष करेगा बात काटेगी सरकार की, तो बात काटेंगे, इसीलिए वोटिंग कराई थी। मगर याद रखिएगा वोटिंग होगी तो भाई जो भी अनुदान की मांग की गई है, जो भी पैसा मांगा गया है, सरकार हमेशा मेजॉरिटी में होगी संसद में,
मेजरली कि आप जान के चलिए लोकसभा में तो भाई उसकी मेजोरिटी होगी, लोकसभा में मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार कैसे बनेगी। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट मांगती है पैसा तो याद रखिए कि वो पैसा कभी कटेगा नहीं, वो मिल जाता है उनको, क्योंकि भाई गवर्नमेंट है। अगर आपको नहीं मिल पाया वो अमाउंट, कटौती हो गई कुछ, तो मान के चलिए कि आपको सरकार अपनी छोड़नी पड़ जाएगी, सरकार आपकी गिर जाएगी। तो इसी बात को जरा समझते हैं। ये वोटिंग कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, याद रखिएगा। डिमांड बिकम ग्रांट आफ्टर इट हैज़ बीन ड्यूली वोटेड। अब ये जो डिमांड थी ये ग्रांट कब बन जाएगी, ये अभी तक क्या थी, अनुदान की मांग, मगर ये अनुदान, ये ग्रांट, इसको दे दिया गया, अब ये ग्रांट कर दिया गया। अभी तक ये बस मांग थी, अब इसको हमने सुनिश्चित कर दिया कि भाई अब ये ले लीजिए, अब ये अमाउंट हमने क्लियर कर दिया, एकदम इस पर मोहर मार दी। इतना अमाउंट 50 लाख करोड़ का या 5,000 करोड़ का इस पॉलिसी के ऊपर हमने मोहर मार दी। और याद रखिएगा हर मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा कि इस मिनिस्ट्री के जरा ऊपर आइए चर्चा करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं और इस पे जो है वोट करते हैं। अब यहीं पे जो वोटिंग के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विपक्ष को अपना मौका मिलता है जहां से हम अपनी ट्रांसपेरेंसी, जहां पे हम अपनी सही तरीके से डेमोक्रेसी का यूज़ कर सकते हैं, मगर वो भी सिर्फ नाम मात्र का होता है। एक ये होता है कट मोशन। मान लो जैसे विपक्ष है, विपक्ष सहमत नहीं है किसी भी अनुदान से, किसी पैसे से, किसी अमाउंट से या किसी पॉलिसी से गवर्नमेंट के, तो ऐसे केस में इसके पास ऑप्शन होता है कि वो उनकी बातों को काट सकता है, उनकी बातों का खंडन कर सकता है। तो ऐसे चीज़ को जो रोकने के लिए, कटौती का काटने के लिए गवर्नमेंट की बात को बजट के दौरान, इसी कहते हैं हम लोग कट मोशन, हिंदी में कटौती प्रस्ताव। तो कट मोशन भी 3 प्रकार के होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। बहुत ही आसान है। पॉलिसी कट मोशन का सीधा सा मतलब होता है कि ये कहते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें जो विपक्ष होता है वो कहता है कि भाई स्पीकर से कि हम कट मोशन लाना चाह रहे हैं, पॉलिसी कट मोशन। कहता है इसका कैसे लाते हैं, कह रहा है इसमें ये बोलेंगे गवर्नमेंट के फला पॉलिसी को हम 1 रुपये जितना भी इन्होंने अमाउंट मांगा है उसको घटा के हम 1 रुपये कर दे रहे हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ, कह रहा घटा के 1 रुपये कर दे रहे हैं, इससे क्या मतलब, कह रहा है इसमें ये इनके कोड वर्ड टाइप के हैं कि जैसे कुछ होता है ना नियम कानून के, अच्छा आपको अगर ये बात एक्सप्रेस करनी है तो आप इसको बस ऐसे बोल दीजिए, तो हम मान जाएं कि आप इसके साथ नहीं है इस बात के। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी, वो पॉलिसी उनको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको, उसका अगर खंडन करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, भाई हम गवर्नमेंट की वाली पॉलिसी के साथ नहीं है, कहती इसमें जो 5,000 करोड़ मांगा गया है इसको हम काट के 1 रुपये की वैल्यू कर रहे हैं इसकी। तो ये इनका तरीका होता है पॉलिसी कट मोशन का। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम आपकी पॉलिसी से पूरी तरह सहमत नहीं है, एक रत्ती सहमत नहीं है, ठीक है। दूसरा आते हैं इकोनॉमिक कट मोशन पे। इकोनॉमिक कट मोशन होता है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत है, मगर जो अमाउंट है, जैसे आपने मांगा 5,000 करोड़ किसी अपनी पॉलिसी के लिए, किसी अपनी सर्विस के लिए जो आप देना चाह रहे हो जो जनता को, तो आपने बोला कि 5,000 करोड़ की हमें जरूरत है। तो अब विपक्ष कह रहा है इस बात को कैसे काटे, कह रहा है इकोनॉमिक कट मोशन का सीधा सा मतलब है, कह रहा है कि देखिए पॉलिसी आपकी सही है, मगर आप जो खर्चा कर रहे हो ये इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ से अब काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कट मोशन लाती है जो विपक्ष होता है। तो इकोनॉमिक कट मोशन में अपना अमाउंट में बता के अपना क्लियर करते हैं कि भाई नहीं, इतना अमाउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन होता है कि भाई इसमें क्या है कि जनरली पूरी तरह सहमत नहीं होते, मतलब ये पॉलिसी तो नहीं है, पॉलिसी कट मोशन की तरह नहीं है। इसमें क्या है कि अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाह रही है उससे पूरी तरह सहमत नहीं है, मतलब कुछ जगह सहमति है मगर कुछ इनके दिमाग में क्वेश्चंस बने हुए हैं कि नहीं यार यहाँ पे हमको ये मामला गड़बड़ लग रहा है। तो कहते हैं कि ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, मगर अभी भी हमारे दिमाग में संदेह है इसके प्रति, कुछ क्वेश्चंस है, हमारी कुछ ग्रीवांसेस हैं, कुछ शिकायतें हैं, ठीक है। तो ये सबको लेके क्या कहते हैं, ये लोग टोकन कट मोशन जो है पास कर देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि इनका जो भी अमाउंट है, जैसे इन्होंने मांगा 5,000, तो कह रहा है हम 5,000 करोड़ को टोकन कट मोशन कैसे पहचाने कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में टोकन कट मोशन पास हो गया, मतलब पेश किया गया है। तो उसमें लोग करते क्या है कि टोकन कट मोशन में जो भी अमाउंट मांगा गया, जैसे मान लो 5,000 करोड़ की डिमांड की गई है, तो उसको बोलेंगे इसमें से हम 100 रुपए की कटौती कर रहे हैं, इसको हम 100 रुपये इसमें से रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि ये टोकन कट मोशन पेश किया गया, लाया गया है संसद में। तो अब मान के चलिएगा भाई ये लोग बस लाते हैं इसको, ये एक भी इसमें से मोशन पास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अगर मोशन पास हो गया तो इसका मतलब आपकी सरकार में से विश्वास खत्म है जनता का, और विश्वास खत्म है तो हम मान लें कि सरकार गिर गई है, और सरकार गिर गई है तो अब आपको वापस ये साबित करना पड़े कि नहीं, लोगों का विश्वास अभी है, मगर एट दैट मोमेंट हम मान के चलेंगे कि भाई आपकी सरकार खत्म। तो ये कट मोशन का ये रोल है, पास कर, इसको पेश करते हैं, लाते हैं, मगर कभी भी पारित नहीं हो पाता, इतना जानिए। एक होता है कि भाई एक शब्द है
गिलोटीन, ये यूज़ होता है। ये क्या चीज़ है? कह रहा देखो यार, लंबी चर्चा चलती है, लंबी चर्चा चलती है, डिस्कशन होता है हर एक मंत्रालय के दिए गए ग्रांट पे, जो भी ग्रांट इन्होंने मांग की उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोट होता है। तो यहाँ पे एक बेहतर डिस्कशन होता है। तो कह रहे हैं ये डिस्कशन होते होते बड़ा समय बीत जाता है, और समय बीत गया है इतना कि यहाँ पे अब हमें एकदम आ गए आखिरी समय में, जहाँ पे हमें बजट अब पास करके ख़त्म करना है। अब तक 1 महीने का टाइम या जो भी 20 दिन का समय था डिस्कशन के लिए, वो पूरा होने वाला है, क्योंकि स्पीकर ने क्लियर कर दिया इतने दिन में आपको जो है वोट आउट करके खत्म करना है। अब क्या हुआ, डिस्कशन में पूरा टाइम निकल गया और सारे मंत्रालयों के जो अनुदान की मांग थी उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया, ना वोट हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे मंत्रालय की मांग जो है बची रह गई। तो अब क्या करोगे? कह रहा है कि अब जो स्पीकर है करता है, सारे जो भी अनुदान की मांग थी अब उस पर डिस्कशन हो चाहे ना हो, उसको एक साथ मर्ज करता है, कहता है इस पे अब वोट करो। तो इसी व्यवस्था को, इसी प्रोसेस को गिलोटीन कहते हैं, कि जो एक ही दिन में, अब लास्ट डे है तो लास्ट डे सारा डिस्कशन तो अब हो नहीं पाएगा, तो कह रहा है अब डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, अब सीधा इस पे वोट करो, लास्ट डे है, सहमत हो चाहे नहीं हो मगर अपना वोट करो इस पे। अब इतना समय नहीं कि हम आगे तक बढ़ाएं इसको, अब खींच रहे हैं, हमें बजट भी पेश करना है, पास करना है, सरकार को जरूरत है, बहुत सारी पॉलिसीज का काम है, इसी में हम लोग नहीं फंसे रहें कि आपका डिस्कशन साल भर करवाएं। तो ये चीज़ होता है गिलोटीन। गिलोटीन क्या? आखिरी दिन, आखिरी दिन आ गया है, वहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। गवर्नमेंट स्पीकर कहते हैं कि भाई अब जितने जो भी अनुदान की गई है बस उस पर आप वोट करिए, वोट करिए, एक प्रोसेस को खत्म करिए। तो ये हो जाता है चौथा पॉइंट हमारा कि वोटिंग। तो वोट आप समझ गए होंगे, और जैसे ही याद रखिएगा, जैसे ही वोट हो जाएगा वैसे ही वो पक्का हो जाता है, उसमें मोहर पड़ जाती है कि हाँ ये अमाउंट अब फिक्स हो गया, ये अमाउंट अब निकलेगा, इतना अमाउंट हमें कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकालना है। तो अब जैसे ही हमें पता चलेगा कि इतना अमाउंट के लिए पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है वोट करके, तो उतना अमाउंट हमें निकालना ही पड़ेगा। अब संचित निधि से निकालने के लिए आपको जो है बिल पेश करना पड़ेगा, बिल पास करना पड़ेगा। अब ये बिल कैसा होता है याद रखिएगा, ये मनी बिल की तरह होता है। ये सब, ये जितनी भी प्रक्रिया होने वाली है ये मनी बिल की तरह ही होने वाली है। ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? पूरा मनी बिल की तरह। क्वेश्चन ही पूछता है कैसे ये पेश होता है, कैसे पास होता है, पूरा मनी बिल का खेल है इसमें। तो अब ये देखिएगा, इसको अप्रोप्रिएशन बिल दिया कहाँ है? आर्टिकल 144 में, 114 में, आर्टिकल 114 में, आर्टिकल 266 इसको जान लीजिए पहले। 266 वही कॉन्सोलिडेटेड फंड संचित निधि की बात कर रहा है, कह रहा है कि कोई भी पैसा, कोई भी मनी, कोई भी रुपया जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड से तब तक नहीं निकाला जाए जब तक अप्रोप्रिएशन के लिए आप कोई लॉ जो है पास नहीं करते, तब तक आप लॉ नहीं बना लेते। और ये लॉ कहाँ बने? कह रहा है आर्टिकल 114 में बनेगा। यही आर्टिकल 114 वाला क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल है। अब इस बिल को पेश किया जाएगा। पेश कहाँ होगा? लोकसभा में होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अब होगा, यहाँ पे फिर आप किसको क्या चर्चा करनी है आपको? यहाँ पे ये बिल बस सीधा पास कराना है। कह रहा है ग्रांट हो गया कंप्लीट, अनुदान जो हमने मांगा था उस पर पार्लियामेंट ने सहमति दे दी है, बस अब कॉन्सोलिडेटेड फंड से क्योंकि हमें खर्चा निकालना है, अपना पैसा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अब इस बिल को पास करेंगे। इस बिल में होगा क्या? इस बिल में व्यय की बात होगी। ये बिल याद रखिएगा, समझने के लिए बस आप मोटा मोटा रख लीजिए कि एप्रोप्रिएशन बिल किस चीज़ की बात करता है? कहता है खर्चा कितना होगा उसकी बात करता है। इसके बाद जो फाइनेंस बिल होता है वो बात करता है कितना इनकम आएगा, कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होगी। तो इनकम के सेंस में फाइनेंस बिल बात करता है, यानी वित्त विधेयक। और जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकलेगा, व्यय की पूरी चर्चा कौन करता है? एप्रोप्रिएशन बिल। तो इतना अमाउंट हम निकालेंगे, इसके बाद ही निकाल सकते हैं जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। ये पैसा कहाँ का है? कह रहा है जो खर्च करने वाला पोर्शन है गवर्नमेंट का, वो है एप्रोप्रिएशन बिल। तो इसमें जिस पे ग्रांट मंजूरी मिल गई है और जो चार्ज अमाउंट है जिसको तो कोई बस डिस्कशन करना है, उस पर कोई वोटिंग तो करवाई थी, तो फिक्स अमाउंट था कि भाई इस पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। अब इस स्टेज पे कोई भी इसमें बदलाव नहीं हो सकते क्योंकि संसद ने ऑलरेडी मंजूरी कर दी है, अमाउंट एकदम फाइनल कर दिया है। तो यहाँ पे आप अमाउंट में कोई वेरी नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई ग्रांट में कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी चार्ज अमाउंट में भी कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हो सकता अब यहाँ पे। तो जितने भी अमाउंट थे सब उसी तरह फिक्स बने रहे क्योंकि अभी तक सारे अमाउंट में मोहर लग चुकी है ऊपर। तो अब बढ़ते यहीं पे हमारा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल फिर जब प्रेसिडेंट असेंट मिल जाती है तो वहीं पे फाइनलाइज हो जाएगा और एकदम ये मनी बिल का प्रोसेस होता है यहाँ पे जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल बन गया, पास हो गया, इसके बाद क्या होगा? पूरी कहानी, आप अब पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकाल सकते हैं। तो 5वीं स्टेज यहाँ आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद 6वीं स्टेज जो बचती है, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तो हमने क्लियर कर लिया कि हम व्यय कहाँ कैसे करेंगे, तो व्यय वाला काम तो कंप्लीट हो गया, एकदम डन है। मगर इनकम भी तो कमानी है गवर्नमेंट को इस साल, कुछ उसका टारगेट होगा कि हम इस साल इतना रुपए कमाएं, तो वो कमाने के लिए भी हमें एक लॉ लाना पड़ता है, वो होता है फाइनेंस बिल।
ये इनकम कहाँ कहाँ से कि हम कुछ टैक्स लगाएंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के साधन दिखाएंगे। तो टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट करने के साधन जो होते हैं वो फाइनेंस बिल डिसाइड करता है। तो यहाँ पे फाइनेंस बिल, अब याद रखिएगा ऊपर वाला जो बिल था यानी एप्रोप्रिएशन बिल, वहाँ पे कोई भी संशोधन नहीं हो सकते थे, मगर यहाँ पे संशोधन हो सकते हैं। तो ये फाइनेंस प्रपोजल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फाइनेंशियल प्रपोजल। तो इसको जो है एकदम कार्य में लाता है। जितने भी, ये फाइनल स्टेज है, ये हो जाएगा तो इसके बाद जितना भी फाइनेंशियल मैटर पे जितना भी गवर्नमेंट ने इधर डिस्कशन किया, जितना पैसा ऐसा निकाला, जितना सब कुछ किया, तो ये सब अब काम चालू इसी के बाद होगा, जैसे फाइनेंस बिल क्लियर हो जाएगा। अमेंडमेंट हो सकता है कि भाई आप कह रहे हो कि इस साल इतना टैक्स लगा देना चाहिए, इस साल इस चीज़ पे इतना टैक्स घटा देना चाहिए, तो ये सारी बातें फाइनेंस बिल का हिस्सा हो जाती हैं। तो इसलिए फाइनेंस बिल आ जाएगा यहाँ पे कि हम इतनी इतनी इनकम यहाँ इस टैक्स से उठाने वाले हैं, ये इस टैक्स, इस चीज़ पे इतना टैक्स लगा देंगे, इस चीज़ पे 10% लगा देंगे, तो यहाँ से हम इतनी इनकम जनरेट करेंगे। तो ये सारा टैक्स का ब्यौरा है और आप कहाँ से दोगे, कह रहा है फाइनेंस बिल। ये सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ से करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट इससे क्या कह रहा है, ये जो लीगलाइज करता है इनकम साइड, इनकम जो आय वाला पोर्शन था बजट का, उसको लीगलाइज करता है कि हाँ अब जो है इनकम भी तैयार हो गई, अब लीगल तरीके से आप जो है इनकम ले सकते हो। तो हमारा व्यय वाला पोर्शन भी और इनकम वाला पोर्शन भी दोनों क्लियर हो गए, एकदम लीगलाइज हो गए हैं। अब आप पैसा निकालिए और इनकम कमाइए, इधर निकालिए और उधर से आप कॉन्स्टिट्यूट फंड में इकट्ठा करते रहिए। तो ये सारी चीज़ जो है फाइनेंस बिल जैसे ही आएगा वहाँ पे अब आप एकदम खाली हो गए हैं। अब आप जाइए बजट का पैसा यूज़ करिए। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या, कुछ अदर ग्रांट्स है। ये जो पूरा था, आपने जो पूरा बजट का पोर्शन देखा, ये क्या था, एक ग्रांट था, एक अनुदान था, मगर इसके अलावा कुछ अन्य अनुदान है। इसका भी कुछ रोल है, बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये बजट से थोड़ा सा हट के अमाउंट है। तो इसमें सबसे पहला सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है भाई, इसको हिंदी में कह रहे हैं अनुपूरक ग्रांट। अब ये याद रखिएगा, कोई सर्विस है, गवर्नमेंट कोई सेवा दे रही है। अब गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हमें चाहिए 5,000 करोड़ उस सेवा के लिए, 5,000 करोड़। अब इसमें से पड़ गया 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई, मतलब इतना अमाउंट इनसफिशिएंट हो गया उस सेवा के लिए, उस सर्विस के लिए, और 1,000 की और जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब गवर्नमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर में जाएगी लोकसभा के पास और इस सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो है डिमांड करेगी, ठीक है। और जनरली वो मिल जाए, क्योंकि भाई आप हो सत्ता में, तो सत्ता कभी पैसे से भूखी नहीं हो पाएगी, तो उनको पैसा तुरंत मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है कि आप उसी वर्ष, सेम ईयर में, कोई आपने सर्विसेज पे आप कुछ अमाउंट खर्च करने वाले थे, मगर आपको पता चला कि यार ये तो कम पड़ गया, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में आप जो है उसकी डिमांड कर लो लोकसभा से, ठीक है। दूसरा होता है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या है कि आप जो क्या कर रहे हो, कोई न्यू सर्विसेज, अब कोई नई सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ये कि जब बजट पे चर्चा हो रही थी तो आपने उस पॉलिसीज, उस सर्विस के बारे में आप कोई चर्चा ही नहीं की है। आपको अचानक से याद आया कि यार ये एक नई सर्विसेज जो है लोगों को देनी चाहिए, एक नई सेवा लोगों को देनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, अब उस नई सेवा का जिक्र कर रहे हो। तो अब उस नई सेवा पे खर्चा करने के लिए कुछ पैसा भी तो चाहिए। कह रहा हाँ चाहिए, कह रहा तो किससे डिमांड करोगे, कह रहा भैया जाएंगे लोकसभा से पैसा मांगेंगे, तो डिमांड करोगे तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी भी डिमांड कर लेते। तो ऐसे डिमांड जो नई सर्विसेज के लिए आपने बजट में उसको मेंशन नहीं किया था। जनरली हमारा काम क्या है, अगर आप बजट बता रहे हो तो वहां पे जितनी भी सर्विसेज आप हमारे लिए लाने वाले लोगों के लिए, तो वहीं पे आप मेंशन कर दोगे। मगर ये क्या, कोई न्यू सर्विस, कोई नई सेवा गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका मेंशन था नहीं बजट में। तो ऐसे कहते हैं हम लोग अतिरिक्त अनुदान, यानी एडिशनल ग्रांट। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं एक्सेस ग्रांट। अब ये क्या है भाई, एक्सेस ग्रांट होता है अधिक अनुदान। समझिएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है किसी सर्विस पे पैसा खर्च कर रही है, पैसा खर्च की, उसने 5,000 करोड़ खर्च करना था, मगर वो कम पड़ गया, उसको 500 करोड़ और एक्स्ट्रा चाहिए था। तो मगर उसने लोकसभा के पास जाके भी नहीं मांगा, उसने क्या किया, खुद से कहीं से जुगाड़ कर लिया, इधर उधर से उसके पास और भी जगह से पैसा आ गया, उसने इधर उधर से लेके जुगाड़ करके सेट कर दिया मामला, और उस फाइनेंशियल ईयर में लोकसभा को परेशान नहीं किया। तो अब इसकी डिमांड जो वो गवर्नमेंट अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस अमाउंट की डिमांड, यानी अगले वित्त वर्ष में आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। मतलब क्या, इसमें बस एक चीज़ अलग है, आपको यहाँ भी जरूरत थी मगर पैसा कम पड़ गया, आप देख रहे हो कि भाई पैसे की जरूरत के लिए मैं जाऊँ लोकसभा में जाऊँ तो बड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा पैसा, तो आपने वो पैसा बिना लोकसभा को परेशान किया आपने उधर लगा दिया। तो इस पैसे का ब्यौरा देके आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी डिमांड कर सकते हो। तो यही होता है एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान।
बढ़ते हैं आगे, वोट्स ऑन अकाउंट। ये क्या है भाई, ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि आप देख रहे थे डिस्कशन चल रहा था बजट के ऊपर पूरा, वहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि उस दौरान जो है टाइम बहुत आगे निकल जाता है, वोट होते होते देखेंगे पूरा अप्रैल आ जाता है टाइम। तो अप्रैल में, क्योंकि 1 अप्रैल से हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। अब 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है, तो यहाँ से जब वित्त वर्ष चालू हो जाएगा तो गवर्नमेंट को हो सकता है भाई पैसे की जरूरत पड़ जाए तुरंत, उसको खर्च करना है अदर सर्विसेज में। मगर अभी बजट तो पास हुआ नहीं, तो बजट नहीं पास हो क्या उस सर्विसेज नहीं कुछ यूज़ करे, कोई सेवाएं नहीं देगा, अन्य काम सारे रोक देगा, क्योंकि उस वर्ष के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उस पार्लियामेंट से परमिशन नहीं है। तो कह रहा नहीं, काम तो करेगा, पार्लियामेंट के बिना परमिशन के भी करेगा। तो कहते हैं ये बिना परमिशन, क्योंकि आपको पता भी कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से पैसा निकालने के लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। कह रहा है इतना समय नहीं यार, अभी इसको करते करते भी 15 दिन और बीत जाएंगे, बिल ये बजट पेश करते और पास होते होते, तो आपको ये पता है। तो अब इससे होगा क्या, तो वहाँ पे ये वाला जो लेखानुदान होता है, वोट्स ऑन अकाउंट, इसमें क्या होता है, कहा गया कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो आपने बताया था कि इस साल हम इतना खर्चा करने, जैसे आपने बता दिया कि हम 5 लाख करोड़ हमें जरूरत है, तो ये आपका बजट का हिस्सा रहने वाला है। आपने जो मांग की है, तो भाई मांग की है तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे पैसा रहेगा। अगर बहुत बदलाव होता है तो, जनरली बदलता तो नहीं है। तो इस सेंस में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है 2 महीने के लिए, जनरली कितना, 2 मंथ के लिए टोटल आपका जो एस्टिमेटेड अमाउंट था उसका 1/6 पोर्शन, कितना, 1/6 पोर्शन 2 महीने के लिए दे दिया जाता है। अब ये 1/6 पोर्शन क्या, 2 महीने के हिसाब से 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने 2 महीने के लिए दिया था, तो 1/6 हिस्सा हो जाता है वो। तो 2 महीने के लिए 1/6 हिस्सा हो जाएगा, तो 1/6 जो आपने टोटल मांगा था अमाउंट, उसका जो है 1/6वां भाग निकाल के दे देते हैं। मगर कितने के लिए 1/6 भाग कितने के लिए आवश्यक होगा, कह रहा 2 ही मंथ के लिए तो हो सकता है, तो 12 का 1/6 भाग कितना, 2 मंथ, तो इसलिए 2 मंथ के लिए एक अमाउंट हम निकाल के दे देते हैं। तो क्योंकि 1/6 अमाउंट जो आपने मांगा था वो 2 महीने के लिए सफिशिएंट है आपके, तब तक आप अपना काम कर दे, तब तक बजट जो है पास हो जाएगा, और जो ऊपर नीचे अमाउंट होगा उसी को हम ऐड कर लेंगे उसमें। तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट। तो आपने जो है एडवांस में कोई पैसा मांग लिया, अभी बजट पास हुआ नहीं, आपने एडवांस में इसको पूरा मांग लिया, इसे कहते हैं लेखानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट। बढ़ते हैं आगे, वोट्स ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्ययानुदान। अब ये क्या है, ये भी बड़ी गजब चीज़ है। अब याद रखिएगा, ये आपको आर्टिकल 116 भी हम लोगों ने पीछे देखा था, आर्टिकल 115 116 दोनों के सारे जितने भी थे हम लोगों ने देखे थे, कौन कौन सी अमाउंट, कौन कौन से जो है क्रेडिट या ग्रांट कौन कौन से आर्टिकल में हैं। अब ये क्या है भाई, कह रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, अचानक से एकदम जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़नी थी, कुछ किसी को आइडिया भी नहीं था, अचानक से एकदम अनएक्सपेक्टेड डिमांड। हो सकता है कि आपात की स्थिति बन गई हो, मतलब एकदम आपातकालीन स्थिति जैसी जरूरत एकदम पड़ गई, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस अमाउंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड, और इसके बारे में कभी बजट में मेंशन भी नहीं किया गया था। तो अब इस हिसाब से आप कोई भी अमाउंट जितने की आपको लग रहा है कि जरूरत है, तो आप उतना पैसा आप जो है डिमांड कर सकते हो। तो यही होता है क्या, वोट्स ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्ययानुदान, कि आपको आपात की एकदम स्थिति लग रहा है कि भाई एकदम अचानक से कोई चीज़ आ गई, इसमें हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, कभी सोचे नहीं थे ऐसा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकता है। इसमें आपात वर्ड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, कि मतलब आपको पता हो चाहिए कि हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड, कभी हमने सोच के नहीं रखा था, कोई आपात जैसी स्थिति आ गई, या कोई अन्य ऐसी स्थिति आ गई आपात के अलावा भी जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए यहाँ पे कोई बजट में मेंशन नहीं होता, कितना पैसे की जरूरत पड़ जाए कुछ क्लियर नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैंक चेक। ये गवर्नमेंट के लिए ब्लैंक चेक की तरह होता है, भैया ये है चेक, भर लो अपने से अमाउंट कितने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैंक चेक। तो याद रखिएगा, इसको ब्लैंक चेक की तरह, सरकार का ब्लैंक चेक भी कहते हैं इसको, प्रत्ययानुदान को, यानी वोट्स ऑफ क्रेडिट को। एक्सेप्शनल ग्रांट यानी अपवाद अनुदान। ये क्या है, कुछ अपवाद की स्थिति में आपने जो है इसको खर्च कर दिया। अब कोई अनुदान, जैसे मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई कि कहीं आपने क्या किया कि कोई अच्छा प्लेयर था, किसी ने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसको आपने खुशी में 100 नहीं, मान लीजिए कि 2-4-10 प्लेयरों ने अच्छा किया, सबको आपने अमाउंट एक बांटा 10-10 करोड़ करके, 5-5 करोड़ करके, तो ये सारे का खर्चा बैठ गया 100 करोड़। या आपने देखा कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे इनको पैसा दे दे तो इनके लिए बेहतर होगा, तो ऐसे लोगों को आपने जो है दे दिया पैसा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये अपवादिक कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे आपने जाके उनको खर्च कर दिया, तो ऐसे में ये स्पेशल पर्पस के लिए आपने उसको दे दिया पैसा, तो ये होता है एक्सेप्शनल ग्रांट। उसके बाद आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होता है भाई, सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान का सीधे से मतलब है कि सांकेतिक, अब इसमें याद रखिएगा, इसमें कोई भी नया पैसा नहीं मांगा जाता, इसमें नए पैसे की डिमांड नहीं होती। हाँ, मगर डिमांड होगी तो लोकसभा से ही होगी। ये क्या है, अब देखिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट जो है सर्विसेज लाई, एक ये सर्विस
एक ये सर्विस, 2 सर्विसेज थी। इस पे उसको खर्च करना था 50 करोड़, इस पे भी उसको करना था 50 करोड़। उसने जब इसमें पूरी पॉलिसी में इस सर्विस को जब लोगों को दिया तो इसमें उसका खर्च हुआ मान लीजिए कि 30 करोड़, इसमें से भी उसका खर्च हुआ 30 करोड़, 20-20 करोड़ दोनों से बच गया। कह रहा है 20-20 मिला के हमारे पास 40 करोड़ शेष बच गया है। कह रहा है अब ये 40 करोड़ हम क्या करते हैं, एक नई सर्विस बनाते हैं, इसके ऊपर खर्च कर लेते हैं। हमें क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा भी नहीं निकालना पड़ेगा और हम बस परमिशन लेके इसको, इस पैसे को सही जगह और लोगों को फायदा दे सकते हैं। तो इस 40 करोड़ के लिए हम एक नई सर्विस, एक नई सेवा लोगों को दे सकते हैं। तो इस नई सेवा में कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। कह रहा अमाउंट हम निकालने नहीं जा रहे, हम यही अमाउंट जो बचा हुआ है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो कह रहा है ट्रांसफर कर कैसे लोगे, कह रहा है ट्रांसफर करने के लिए बस हमें परमिशन लेनी होगी लोकसभा से। तो लोकसभा से बस आप पूछोगे कि भैया देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप 1 रुपये का ग्रांट दे दीजिए। 1 रुपये की मांग करते हो, 1 रुपये के ग्रांट के रूप में आप ये पूरा 40 करोड़ जो एक नई सर्विस, नई सेवा जो आप जनता को देने जा रहे हो उसको आप पूरा दे दोगे। तो ओवरऑल घूम फिर के इतना ही लेक्चर है बजट के ऊपर। और जो हो सकता है इससे जुड़ी चीज़ें, लगभग बजट में आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी और इसमें लगभग कुछ बच नहीं रहा है। पार्लियामेंट से जुड़े और भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, उसको हम लोग देखते रहेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में डालेंगे। आपको आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, होप सो। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।